हेलो स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अपना चैप्टर चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और पिछली जो क्लास आई थी उनमें हमने ये पढ़ा था किस प्रकार से पुष्पीय पादपों के अंदर नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। हमने पढ़ा था किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद के रूप में दो नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मकोद्भिद के रूप में किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणकोश का निर्माण होता है। निषेचन पक्ष घटना के अंदर भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है और भ्रूणकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भ्रूण का परिवर्तन या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट यानी द्विबीजपत्री पादपों के अंदर भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में लेके चलते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, जिसमें देखो हम चर्चा करेंगे भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। क्या होता है एंडोस्पर्म? देखो भ्रूणकोश क्या है, चर्चा करते हैं। देखो भ्रूण के पास में क्या शब्द जुड़ा हुआ, पोष, और पोष का मतलब यहाँ पर होगा न्यूट्रिएंट यानी पोषण देने वाला। क्या होता है? पोषण देने वाला, यानी ऐसी संरचना जो भ्रूण भ्रूण को विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करती है, वो क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है। भ्रूणकोश का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो हम पिछली क्लास में चलते हैं एक बार के लिए। हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन इन डाइकोट प्लांट, या हम कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी आवृतबीजी पादपों के अंदर द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्या होता है। दोहरा निषेचन की घटना में देखो हम बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि एक 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय की एक विशेष संरचना बन जाती है, जिसको हमने नाम दे दिया था भ्रूणकोश। क्या नाम दे दिया था? भ्रूणकोश, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक। जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक। ठीक है। अब देखो हम चर्चा यूं कर रहे थे कि जब देखो ये जो मैंने आरेख निरूपण किया है, ये इसका वर्तिकाग्र है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है। जब परागण की घटना होती है तो बहुत सारे परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना हम जानते हैं परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इससे परागकण से एक नलिकाकार संरचना निकलती है और उस नलिकाकार संरचना को पोलन ट्यूब कहते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं? पराग नलिका कहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस प्रकार से भ्रूणकोश का डेवलपमेंट होता है उसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस पोलन ट्यूब के अंदर दो नरयुग्मक का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था कि 60% आवृतबीजी प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें जो परागकण होते हैं 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं और कुछ में 3 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। एक कायिक कोशिका होती है और दूसरी कैसी कोशिका होती है? जननिक कोशिका। जब जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है। कितने नरयुग्मक का निर्माण होता है? 2 नरयुग्मक यानी मेल गेमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला निगमक है वो क्या काम करेगा? जैसे परागनलिका बीजाणु द्वार को भेदती हुई भ्रूणकोश के भीतर प्रवेश करती है। किसके भीतर प्रवेश करती है? भ्रूणकोश के भीतर प्रवेश करती है। तो एक निगमक किसके साथ में जुड़ जाता है? इस द्वितीयक केंद्रक के साथ में जुड़ जाता है। ध्यान देना, किसके साथ में जुड़ जाता है? द्वितीयक केंद्रक। और हम जानते हैं द्वितीयक केंद्रक का दूसरा नाम क्या होता है? ध्रुवीयकाय। क्या होता है? ध्रुवीयकाय। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसकी गुणिता कैसी है? 2n। साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर केंद्रक 2 है, तो इसका मतलब इसकी गुणिता कैसी होगी? 2n, द्विगुणित हो गया। अब इसके साथ में एक केंद्रक जुड़ गया, यानी कौन सा केंद्रक जुड़ गया? एक नरयुग्मक जुड़ गया। तो 2n प्लस n मिलकर के किसका निर्माण कर दिया? 3n का निर्माण कर दिया। अर्थात कैसी संरचना बन गई? एक त्रिगुणित संरचना बन गई, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखो समझते बात, एक नरयुग्मक इस प्रकार से किसके साथ में जुड़ गया? द्वितीय केंद्रक के साथ में। अब जो एक नरयुग्मक बचा है वह क्या करेगा? इस अंड कोशिका के साथ में जुड़ जाएगा। और हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर इसकी गुणिता क्या है? n, और अंड कोशिका की भी क्या होती है? n। n प्लस n मिलकर किसका निर्माण कर देता है? 2n का। जैसे ही अंड कोशिका के साथ में नरयुग्मक जुड़ता है एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसको हमने क्या पढ़ रखा है? युग्मनज का निर्माण हो जाता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं किसका निर्माण हो जाता है? जाइगोट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? जाइगोट का। जैसे ही जाइगोट बनता है
या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अंड कोशिका के साथ में नरयुग्मक का मिलना, नरयुग्मक का मिलना क्या कहलाता है? वास्तविक निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक निषेचन, या जिसको हम क्या कह देते हैं? सत्य निषेचन। तो एक तो ये घटना घटती है इसके अंदर की सत्य निषेचन हो गया। अब देखो यहां पर मैंने लिख रखा त्रिगुणी संरचना, तीन केंद्रक मिल गए, इसका मतलब इस घटना को कहा जाता है त्रिसलियन। क्या कहा जाता है? त्रिसलियन कहा जाता है। सत्य निषेचन और त्रिसलियन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन। अब देखो दोहरे निषेचन की घटना के अंदर जब एक नरयुग्मक ध्रुवीय काय के साथ में जुड़ता है या फिर द्वितीय केंद्रक के साथ में जुड़ता है, जो त्रिगुणित संरचना बनाता है, उसके लिए एक स्पेशल शब्द यूज किया जाता है जिसका नाम है पेन। जिसका नाम क्या है? पेन। अब ये पेन क्या आ गया? तो देखो इसको हम पढ़ते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, या इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ध्यान से देखना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ध्यान आया? यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है आगे जाकर किस में बदल जाता है? भ्रूणपोष में बदले जाता है। तो भ्रूणपोष का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है कि दोहरे निषेचन के बाद, दोहरे निषेचन के बाद ये जो हमने पढ़ा कि द्वितीय केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक के साथ में एक नरयुग्मक जुड़ता है और एक त्रिसलियन संरचना का निर्माण करता है जिसको प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। और यही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है आगे जाकर किस में बदल जाता है? भ्रूणपोष में बदले जाता है। इस प्रकार से किसका डेवलपमेंट होता है? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म का, या हम क्या कह सकते हैं? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो भ्रूणपोष है ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ध्यान देना, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इस भ्रूणपोष के तीन प्रकार हैं। सबसे पहला वाला जो है उसको कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। देखो इसको समझते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है इसके बारे में देखो हम चर्चा करते हैं। देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है इसके बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट तो हमें ये लिखना है, यह सामान्य प्रकार का, यह सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष जो 56% आवर्त बीजियों में पाया जाता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यह सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है जो 56% आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। बिल्कुल समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है इसके एग्जांपल किस, यदि देखो बात करें, जैसे देखो फॉर एग्जांपल किस किस में पाया जाता है तो आपको याद रखना है। जैसे मैंने लिख दिया सिट्रस, क्या लिख दिया? सिट्रस। जैसे मूंगफली, जैसे मूंगफली। जैसे हम और बात करें मालवा कुलेसी का मालवा, ठीक है, इनके अंदर क्या पाया जाता है? या फिर देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अरंडी, इनके अंदर केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। इसकी विशेषता देखो क्या होता है, इसमें जब प्रथम, ध्यान देना, प्रथम तथा उनके बाद होने विभाजन स्वतंत्र होते हैं। होने वाले विभाजन कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और ये लिखना आपको, किंतु या फिर तथा भित्ति निर्माण नहीं होता है। भित्ति निर्माण नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि केंद्र के विभाजन के अंदर जो हमने लिख रखा है PEN, पेन, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर स्वतंत्र विभाजन होते हैं और सारे के सारे केंद्र के विभाजन होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? केंद्र के विभाजन होते हैं, लेकिन इसके अंदर किसका निर्माण नहीं होता? भित्ति का निर्माण नहीं होता। अब देखो क्या होता है इसके बाद में, इसके अंदर भित्ति का निर्माण कब होगा? उससे पहले देखो इसको एक आरेखीय निरूपण या डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो अपने पास में ये संरचना है भ्रूणकोश की। किसकी संरचना है? भ्रूणकोश की। अब देखो इसके अंदर ये विकसित होता हुआ एम्ब्रियो है या भ्रूण है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसका नाम है PEN, और PEN को आप पढ़ेंगे प्राथमिक
भ्रूणपोष केंद्रक। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। हम जानते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही किसका डेवलपमेंट होता है? भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि भ्रूणपोष का निर्माण भ्रूणकोश के अंदर होता है, अर्थात किसके अंदर होता है? ध्यान देना, एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। इस प्रकार से देखो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 2n और 2n के साथ में कौन सी कोशिका? n, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? 3n का। और ये जो घटना होती है वो किसके अंदर होती है? भ्रूणकोश के अंदर होती है। और ये 3n जो है ना, इसको क्या कहा जाएगा? प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र कहा जाएगा। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। इसके अंदर जितने भी विभाजन होंगे वो स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होंगे, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होंगे। यानी इसका केंद्रक जो है वो लगातार क्या हो जाता है? डिवाइड होता जाता है। अब जैसे इसके अंदर स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होंगे तो इसके अंदर बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। देखो इस प्रकार से क्या बन जाएंगे? इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर आपको लिख देंगे ऊपर, ये किसकी संरचना है? भ्रूण की संरचना है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या होता है कि ये जितने भी केंद्रक बनते हैं, ध्यान देना, नोट करना इस पॉइंट को, जितने भी केंद्रक बनते हैं ये सारे के सारे केंद्रक जो हैं इस कोशिका के भीतर किसकी ओर? परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये परिधि की ओर क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। और जैसे केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं तो बीच में किसका निर्माण हो जाता है? रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? रिक्तिका का। अब देखो अगले चरण में हम बात करते हैं कि और ये संरचना किसकी होगी अपने पास में? ये भ्रूण है। अब देखो इसमें जैसे ही देखो ये रिक्तिका बनती है और केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, इस घटना के बाद में ध्यान देना, पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर जितने भी विभाजन होते हैं वो स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होते हैं। और क्या होता है? इसके बाद में केंद्रक परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं और बीच में एक रिक्तिका बन जाती है। यह क्रम होने के बाद में इसके अंदर अब भित्ति का निर्माण होगा, अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और जैसे कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो भित्ति का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होगा। ध्यान देना डायग्राम के ऊपर, परिधि से किसकी ओर होगा? केंद्र की ओर होगा। इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा। तो ये जो बनने वाला जो भ्रूणपोष है इसको क्या कहा जाता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। अर्थात इसमें केंद्र का निर्माण होता है और अंत में जाकर के ये किस में बदल जाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। अब इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या रहेगा? नारियल का पानी। देखो कच्चे नारियल का पानी, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है मैं बता रहा हूं आपको। कच्चे नारियल का जो पानी है वो किसका उदाहरण है? केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। ध्यान देना, कच्चे नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और उसके चारों ओर पाए जाने वाला सफेद गुद्दा, क्या? सफेद गुद्दा, जिसको क्या कहा जाता है? गिरी कहा जाता है। और वो किसका उदाहरण हो गया? कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? कोशिकीय भ्रूणपोष का। तो एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारियल में कितने भ्रूणपोष पाए जाते हैं? तो आपको बताना, नारियल में दो प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। कच्चे नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है और उसके पास में पाए जाने वाला सफेद गुद्दा या फिर गिरी जो होती है वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष और क्या होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। और इसमें हजारों की संख्या में क्या बन जाते हैं? केंद्रक बन जाते हैं जो परिधि के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो अपना पहला पॉइंट कौन सा हो गया? केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब देखो आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे चलते हैं। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष का। दूसरा पॉइंट किसका है? कोशिकीय भ्रूणपोष का। इसको समझना। देखो 2 नंबर वाला क्या कहता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये 25% पादपों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 25% पादपों के अंदर पाया जाता है। जैसे देखो कोई एग्जांपल की बात करें भाई किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको एक एग्जांपल याद रखना है। धतूरा कुल के पादपों में या धतूरा में क्या पाया जाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। धतूरा के अंदर किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है? कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष होता है। इसमें देखो क्या होता है? प्रथम तथा उनके बाद होने वाले
केंद्रकीय विभाजन, केंद्रकीय विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। केंद्रकीय विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। देखो दोनों में डिफरेंस यही है कि केंद्रकीय भ्रूणकोश में हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम और उनके बाद होने वाले केंद्रकीय विभाजन स्वतंत्र होते हैं, यानी मुक्त रूप से होते हैं, और उनके बाद भित्ति का निर्माण नहीं होता है। लेकिन इसमें अगला क्या बता रहा है कि जैसे ही केंद्रकीय विभाजन होगा ना, उसके बाद में किसका निर्माण हो जाता है, भित्ति का निर्माण। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। इसको भी देखो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। वही अपना डायग्राम, ये जो संरचना मैंने बनाई है विकसित होते हुए किसकी, भ्रूण की, और इसके बीच में कोशिका पाई जाती है जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, पेन। अब देखो ये अपने पास में क्या है, भ्रूणकोश, क्योंकि हम जानते हैं कि भ्रूणकोश का डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, भ्रूणकोश के भीतर होता है। ये जो पेन है इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, यानी प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है। अब इसको समझना, देखो इसके अंदर जैसे ही लिख दिया मैंने एनडी, एनडी का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन, और इसके साथ में चलेगा अपने पास में सीडी, सीडी का मतलब हो गया साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका केंद्रक जैसे ही दो भागों में बंटेगा ना, तो तुरंत इसके चारों ओर किसका निर्माण होता है, भित्ति का निर्माण। तो अब ये दो कोशिकीय संरचना बन गई, कितनी बन गई, दो कोशिकीय संरचना। अब देखो इसके अंदर फिर से क्या हुआ, अपने पास में ध्यान देना, फिर से इसके अंदर न्यूक्लियर विभाजन हुआ, तो साथ साथ में क्या चलेगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब आपके सामने दो कोशिका बनी है, तो अब कितनी कोशिका बन जाएंगी, 2 से 4, कितनी कोशिका बन गई अपने पास में, ये 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब देखो इससे इसी क्रम से चले, फिर से इसके अंदर न्यूक्लियर विभाजन हुआ और साथ में कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, और जैसे इस प्रकार का विभाजन होता है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केंद्रीय संरचना बन जाती है। अब इसको केंद्रीय संरचना नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ साथ में किसका निर्माण हुआ, भित्ति का। जब किसी केंद्र के चारों ओर झिल्ली बन जाती है तो वो अपने आप में कोशिका का रूप ले लेता है। तो ये किस प्रकार का भ्रूणकोश हो गया, कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि प्रथम तथा उनके बाद होने वाले केंद्रकीय विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है, और इस प्रकार का ये आपको आरेख निरूपण समझाया गया। देख लो आप पीईएन, पीएन का मतलब आप देखो क्या होगा, इसके अंदर केंद्रक विभाजन, साथ में क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो 2 कोशिका बन जाएंगी, 2 से कितनी कोशिका बन गई, 4 कोशिका, और 4 से कितनी कोशिका बन गई, 8 कोशिका। तो ये किसका निरूपण करता है, ये कोशिकीय भ्रूणकोश का निरूपण करता है। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश के कितने प्रकार हो गए, 2। अब देखो हम तीसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश है। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं यहां पर हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणकोश, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। हेलोबियल भ्रूणकोश क्या होता है, देखो इसको हमें मध्यवर्ती भ्रूणकोश कहते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती भ्रूणकोश कहा जाता है जी। इसको मध्यवर्ती भ्रूणकोश क्यों कहते हैं, मध्य का मतलब क्या होगा, बीच का। इसका मतलब इस प्रकार का भ्रूणकोश केंद्रकीय भ्रूणकोश भी होगा और कैसा होगा, कोशिकीय भ्रूणकोश भी होगा। आपको याद रखना 70% आवर्तबीजी पादपों में हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। देखो इसको समझते हैं कैसे, वही अपना डायग्राम रहेगा। ये ऊपर वाली जो संरचना होती है विकसित भ्रूण को दर्शाती है। अब इसके बीच में हमें पता है कौन सी संरचना पाई जाती है, पेन, और पेन का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र। अब ध्यान देना, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एनडी और सीडी होते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे केंद्रक विभाजन होगा तुरंत बाद क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, जिससे इसके चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाएगा। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसके अंदर 2 कोशिका बनती है तो एक कोशिका बड़ी बनेगी और एक कोशिका छोटी बनेगी। अब देखो नोट करना, ये जो बड़ी वाली जो कोशिका है ये तो किसकी तरफ है, एमसी की तरफ है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रोपाइल चेंबर, अर्थात बीजांड द्वार वाला भाग। और यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूं सीसी, सीसी का मतलब चेलेजा चेंबर, यानी निभाग वाला। अब देखो ये जो निभाग वाली जो कोशिका है ना, इसके अंदर तो होते हैं स्वतंत्र केंद्र के विभाजन। पॉइंट को नोट करना, इसके अंदर तो क्या होते हैं, स्वतंत्र केंद्र के विभाजन। और ऊपर वाली कोशिका के अंदर देखो क्या होते हैं, केंद्रक जैसे ही विभाजित होगा तुरंत भित्ति का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कोशिकीय विभाजन हुआ।
तो देखो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ये अपने पास में इसका ऊपर वाला भाग हो गया एम्ब्रियो वाला। अब देखो ये कोशिका डिवाइड होती है इस प्रकार से, और इसके अंदर देखो केंद्रक विभाजित होते हैं, और जैसे विभाजित होते हैं ना तो चारों ओर उसके अंदर क्या बन जाती है, भित्ति बन जाती है। लेकिन इसमें बनने वाले जो केंद्रक हैं वो स्वतंत्र होते हैं, तो इसमें इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो हेलोबियल का मतलब क्या हो गया, मध्यवर्ती भ्रूणपोष। मध्यवर्ती भ्रूणपोष कितनी कोशिका बनेगी, दो कोशिका, बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका। छोटी कोशिका किसकी ओर होगी, निभाग की ओर। बड़ी कोशिका किसकी ओर होगी, बीजांड द्वार की ओर। बीजांड द्वार की दीवार वाली जो कोशिका है उसमें केंद्र के विभाजन के साथ में क्या हो जाता है, भित्ति का निर्माण। तो देखो इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष हुआ। और निभाग वाली जो है उसमें स्वतंत्र या मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, जो आपके सामने पड़ा हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो देखो हम क्या लिखेंगे, गेमोपेटेली। क्या लिखा, गेमोपेटेली के सदस्य, जिसको देखो मैंने लिखवाया आपको वर्बेस्कम। क्या होता है, वर्बेस्कम। वर्बेस्कम नामक पादप में क्या पाया जाता है, यानी हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, हेलोबियल वर्ग के सदस्यों में हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। इस प्रकार से ये भ्रूणपोष हुआ। अब देखो बात करते हैं इसके कार्य की। कई बार एक नंबर का प्रश्न सीधा ही पूछ लेता है एग्जामिनर कि भ्रूणपोष का कार्य लिखिए, तो हम बताएंगे कि भ्रूणपोष कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से प्रचुर मात्रा में या इनके अंदर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा पाई जाती है। तो ये विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। किसको, विकसित हो रहे या परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम किसका होता है, भ्रूणपोष का काम होता है। समझ में है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड। बीज का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कि पादपों के अंदर बीज किस प्रकार से बनता है। तो देखो निषेचन पश्च घटना में, ध्यान से सुनना, निषेचन पश्च घटना में हमने किसकी बात की, भ्रूण परिवर्तन की और भ्रूणपोष परिवर्तन की बात की। जैसे निषेचन पश्च घटना में भ्रूण का और भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ ही बीज और फल का विकास भी हो जाता है। बीज और फल का विकास भी हो जाता है। अब आपको याद रखना है निषेचन पश्च घटना के अंदर, इसका हम यूं भी कह सकते हैं कि निषेचन का जो अंतिम जो टारगेट है वो होता है पेड़ पौधों के अंदर बीज का डेवलपमेंट होना, या बीज का विकास हो जाना, या बीज का ओरिजिन हो जाना, यानी उद्भव हो जाना। अब बीज कैसे बनेगा, तो देखो हमने पढ़ा ओव्यूल, और ओव्यूल का मतलब क्या होता है, ओव्यूल का मतलब क्या होता है, बीजांड वाला भाग, यानी जिसको क्या कह सकते हैं हम, गुरु बीजाणुधानी वाला भाग। अब देखो इस बीजांड से किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। आपको एक तो ये याद रखना कि निषेचन पश्च घटना में बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर दो अध्यावरण पाए जाते हैं। याद करो कितने अध्यावरण पाए जाते हैं, दो। बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, बाह्य अध्यावरण, और अंतः आवरण को क्या कहा जाता है, अंतः अध्यावरण। ये जो अध्यावरण है ये बीज का आवरण बनाने का काम करते हैं, और इसका जो बाह्य आवरण बनेगा उसको तो एक स्पेशल नाम दे देते हैं टेस्टा, और इसका जो आंतरिक आवरण बनेगा उसको नाम दे देते हैं टेगमेन। कई बार पूछा जाता है टेस्टा व टेगमेन क्या होता है, तो हमें बताना है कि बीज का बाह्य आवरण टेस्टा कहलाता है और बीज का अंतः आवरण क्या कहलाता है, टेगमेन कहलाता है। अब देखो अगला पॉइंट इसके बारे में बात करते हैं। अब जो बीजांड वृंत है वो आगे जाकर के किस में बदल जाता है, बीज वृंत में बदल जाता है। एक बात आपको ये याद रखनी है, स्टेटमेंट में लिखेंगे बीजांड वृंत जो है वो किस में बदल जाता है, बीज वृंत में बदल जाता है। और बात करते हैं इसमें पाया जाने वाला बीजांड द्वार जो है वो बीज छिद्र के रूप में विकसित हो जाता है। किसके रूप में, सीड पोर के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। नोट लगाने वाली बात है, इस प्रकार के डेवलपमेंट में, इस प्रकार के डेवलपमेंट में नाभिका, अब आपको याद होगा नाभिका एनसीईआरटी में नाभिका को क्या कहा गया है, हाइलम नाभिका। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि बीजांड वृंत के स्थान पर कई बार एक उभरी हुई सफेद संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेफी, और एक इसमें क्या पाया जाता है बीजांड में, निभाग। तो जब बीज का डेवलपमेंट होता है नाभिका, रेफी, निभाग में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे बीज बनता तो उसके अंदर कौन कौन होता है, तो आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है
तो एक तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, बीजावरण पाया जाएगा। इसके अलावा बीज में क्या पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण संरचना के रूप में एम्ब्रियो एक्सिस पाया जाता है, भ्रूण अक्ष पाया जाता है। जैसे बीज का डेवलपमेंट होता है तो उसमें तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि बीज में बीज आवरण, बीज पत्र व भ्रूण अक्ष पाया जाता है। और इसका जो बीजांडकाय वाला जो भाग है, बीजांडकाय वाला जो भाग है वो भ्रूण परिवर्धन में काम आ जाता है। किसके रूप में, पोषण के रूप में। किसके रूप में, पोषण के रूप में। आपको पता होगा कि बीजांड का जो शरीर होता है वो सजीव मर्दूत के कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें हम बीजांडकाय के नाम से जानते हैं। और बीजांडकाय जो है वो भ्रूण परिवर्धन के समय काम में आ जाता है। अब देखो इसके बारे में तीन चार बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं बातों पर, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब एक बीज का डेवलपमेंट होता है तो बीजांडकाय क्या हो जाता है, पोषण के रूप में काम में आ जाता है। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, कुछ पादपों में ये जो बीजांडकाय है एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। पतली झिल्ली या परत के रूप में क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। परत के रूप में शेष रह जाता है। ध्यान देना, पॉइंट को नोट करना। बीजांडकाय का कुछ भाग पतली झिल्ली के रूप में क्या रह जाता है, शेष रह जाता है, जिसको हम कहते हैं परिभ्रूणपोष। एक नंबर की डेफिनेशन यहां से बन जाती है। परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं, ध्यान देना, यानी पेरी एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि बीजांडकाय का कुछ भाग पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष। इसका एग्जाम्पल होता है काली मिर्च। क्या होता है, काली मिर्च। तो याद रखना परिभ्रूणपोष किस में पाया जाता है, काली मिर्च में पाया जाता है। तो एक तो महत्वपूर्ण चर्चा ये हुई। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा की बात करते हैं, एरिल क्या होता है। ध्यान देना, क्या लिखा है, एरिल। तो आपको याद रखना है लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। या हम यूं कह सकते हैं बीजांड के चारों ओर का मांसल भाग जो खाने के काम में आता है वो क्या कहलाता है, एरिल, जो किस में पाया जाता है, लीची में पाया जाता है। एक शब्द और आता है केरेंकल। याद रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है केरेंकल किसे कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये भी कि क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं, कौन से पादप, जैसे फॉर एग्जांपल यूफोर्बिया कुल के पादप। कौन से, यूफोर्बिया कुल के पादप। जैसे हम बात करते हैं अरंडी पादप की, इसमें एक सफेद संरचना बन जाती है जिसको क्या कहा जाता है, क्रेंकल कहा जाता है। तो क्रेंकल किसके अंदर पाया जाता है, यूफोर्बिया कुल के पादप अरंडी के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक बीज का डेवलपमेंट होता है। और बीज में तीन चीजें महत्वपूर्ण याद रखना, बीज आवरण पाया जाएगा, इसके अलावा बीज पत्र पाया जाएगा, इसके अलावा भ्रूण अक्ष पाया जाएगा। और इसका जो बीज पत्र होता है वह भोजन से क्या रहता है, भरा रहता है, संगठित रहता है। अब देखो हम बात करते हैं, ये जो बीज जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जी कौन कौन से होते हैं, तो देखो हम चर्चा करते हैं। बीज का जो पहला प्रकार आता है उसको कहते हैं भ्रूणपोषी। क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी, या जिसको हम क्या कह देते हैं, एल्बुमिन युक्त। क्या कह देते हैं, एल्बुमिन युक्त। देखो भ्रूणपोषी बीज कौन सा होता है, देखो लिखते हैं इसकी परिभाषा। भ्रूण परिवर्धन के बाद, ध्यान देना, भ्रूण परिवर्धन के बाद भ्रूणपोष का शेष बचा भाग, भ्रूणपोष का शेष बचा भाग क्या कहलाता है, भ्रूणपोषी कहलाता है, या फिर एल्बुमिन कहलाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, इनके एग्जांपल कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है गेहूं, बाजरा, मक्का, और इसमें वही एग्जांपल यूज करो अरंडी। ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एल्बुमिन युक्त क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब देखो अगला पॉइंट हो जाएगा अभ्रूणपोषी बीज। क्या रह जाएगा, अभ्रूणपोषी बीज, जिसको हम क्या कह सकते हैं,
एल्बुमिन रहित, क्या कह सकते हैं, एल्बुमिन रहित। एनसीईआरटी जिसको क्या लिखती है, गैर एल्बुमिन, जिसको क्या लिखती है, गैर एल्बुमिन बीज। इसका मतलब क्या होता है, सेम की सेम परिभाषा यही बनाएंगे। भ्रूण परिवर्धन के बाद, भ्रूण परिवर्धन के बाद, ध्यान देना, भ्रूण परिवर्धन के बाद भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष का काम में आने वाला, काम में आने वाला पूर्ण भाग क्या कहलाता है, अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, आपको याद रखना है, मटर, चना, सेम, ये 3 एग्जाम्पल आप याद रख लेना। मटर है, चना है, सेम है, और एक और याद करो तो मूंगफली है। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, ग्राउंडनट, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसका बीज कैसा होता है, अभ्रूणपोषी होता है। यानी जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो इनका जो भ्रूणपोष होता है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, तो ये अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे बीज से जल की मात्रा कम होती जाती है, जैसे जैसे बीज से किसकी मात्रा कम हो जाती है, जल की मात्रा। तो देखो मैं लिखता हूं, बीज से जल की कमी होने से बीज कैसा बन जाएगा, शुष्क बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, शुष्क बन जाएगा। जैसे शुष्क बनेगा, इस इनकी उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है, जैसे डाइजेशन है, ये क्रियाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है या धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ने के कारण बीज जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। कौन सी अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में। इस अवस्था को कहते हैं प्रसुप्ति। क्या कहा जाता है, प्रसुप्ति, जिसको आप क्या कह सकते हैं, डोरमेंसी कह सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं, डोरमेंसी कह सकते हैं। यानी एक बीज जो है वो लंबे समय तक कैसा हो जाता है, प्रसुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और ये स्टेज क्या कहलाती है, डोरमेंसी कहलाती है। जैसे ही बीज को क्या मिलेगा, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, कंडीशन कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता है, फिर अंकुरित हो जाता है और किस में बदल जाता है, नवोद्भिद पादप में बदल जाता है या फिर नए पादप में बदल जाता है। तेरा समझ में आया। एक बार पुनः देख लो, बीज में किसकी कमी होगी, जल की, वो कैसा हो जाएगा, शुष्क। कौन सी क्रियाएं धीमी पड़ जाएंगी, उपापचय क्रिया, तो वो कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय, जिसको क्या कहा जाता है, प्रसुप्ति, या जिसको क्या कह सकते हैं, डोरमेंसी। क्या मिलेगी, अनुकूल परिस्थितियां, क्या हो जाएगा, अंकुरित, और किस में बदल जाएगा, नए पादप में बदल जाएगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि एक बीज का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, एक बीज का जीवन काल कितना होता है। तो अलग अलग आवर्तबीजी पादपों के, ध्यान देना, अलग अलग आवर्तबीजी पादपों के बीजों का जीवन काल अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। कुछ का जीवन काल बहुत कम होता है, यानी कुछ दिन के लिए होता है, कुछ का महीनों तक होता है, और कुछ आवर्तबीजी पादप ऐसे होते हैं जिनके बीजों का जीवन काल हजारों वर्षों तक पाया जाता है। ऐसा भी होता है जी, बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है। क्या होता है, एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी, जीवन काल पहले बताओ जीवन काल कहते किसे हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी बीज में अंकुरण क्षमता का पाया जाना, बीज में अंकुरण क्षमता का पाया जाना, यानी जर्मिनेशन कैपेसिटी का पाया जाना, क्या कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवन काल। जी एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ध्यान है, आर्कटिक, आर्कटिक टुंड्रा, क्या है, आर्कटिक टुंड्रा जो है से खनित, ध्यान देना, इसके एग्जाम्पल पर ध्यान देना, खनित ल्यूपाइन, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ल्यूपाइन, जिसका नाम ध्यान देना, ल्यूपिनस, ल्यूपिनस आर्कटिकस। क्या लिखा मैंने, ल्यूपाइन, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूपिनस आर्कटिकस कहते हैं। इसका जो बीज है वो 10,000 वर्ष बाद, यानी खनन में प्राप्त हुआ था, ये 10,000 वर्ष की प्रसूति के बाद में, यानी इतने लंबे समय तक ये क्या रहा था, डोरमेंट रहा था। क्या रहा था, डोरमेंट। और उसके बाद में देखो ये क्या हुआ था, अंकुरित हुआ, यानी जर्मिनेट हुआ, तथा उसके बाद में ये कैसा हो गया था, पुष्पित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से
खनित ल्यूपाइन जो है, जिसको क्या कहते हैं, ल्यूपिनस आर्कटिकस कहते हैं, 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद में अंकुरित हुआ और कैसा हो गया था, पुष्पित हो गया था। ऐसे देखो हम बात करते हैं किंग हेराल्ड के महलों से या महलों की खुदाई से एक खजूर प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, एक खजूर प्राप्त हुआ था। वह खजूर देखो क्या था, देखो दोबारा ध्यान देना, किंग हेराल्ड के महलों की खुदाई से एक खजूर प्राप्त हुआ था, खजूर प्राप्त हुआ था जिसका नाम है फोएनिक्स, ध्यान देना, फोएनिक्स डिक्टिलीफेरा, याद रखना इस एग्जांपल को, फोएनिक्स डिक्टिलीफेरा। ये लगभग 2000 वर्ष की प्रसूति के बाद में या डोरमेंसी के बाद में क्या हुआ था, अंकुरित हुआ था। तो एनसीईआरटी एग्जांपल रखती है आर्कटिक टुंड्रा से खनित ल्यूपाइन और किंग हेराल्ड के महलों की खुदाई से प्राप्त एक फोएनिक्स डिक्टिलीफेरा नाम का एक खजूर था, जो 2000 वर्ष की प्रसूति के बाद में या डोरमेंसी के बाद में क्या हो गया था, अंकुरित हुआ था और पुष्पित हुआ था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग आवृतबीजी पादपों के बीजों का जीवन काल अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसे देखो अपनी जो किताब है उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें कि इसके अंदर इसमें ये लिखा गया है कि कुछ एक आसपास के वातावरण से हमें आवृतबीजी पादपों के प्राकणों को उठाना है, उनके बीजों को उठाना है और उनके जीवन काल के बारे में हमें जानना है। तो उनके बारे में जैसे अगला बता रहा है कि हमारे आसपास में या आप जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसके आसपास में कौन कौन से प्लांट ऐसे पाए जाते हैं जिसके अंदर इस प्रकार के पादपों का क्या हो सकता है, जीवन काल फिक्स किया जा सकता है। ऐसे देखो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चर्चा करते हैं फल के बारे में, फल का निर्माण कैसे होता है। तो आपको याद रखना है बीज तथा फल का परिवर्तन साथ साथ होता है, बीज तथा फल का परिवर्तन क्या होता है, साथ साथ होता है। जैसे देखो निषेचन पश घटना के अंदर अभी भी हमने चर्चा की बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में। ठीक उसी प्रकार से अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। अब आपको नोट करना है अंडाशय की जो भित्ति है, ध्यान देना, अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाती है, फल भित्ति में बदल जाती है। एक बात तो आपको ये याद रखना। जैसे देखो बीजांड आवरण जो था वो किस में बदल गया था, बीज आवरण में। ठीक उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाती है, फल भित्ति में बदल जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो यह है कि फल का डेवलपमेंट किससे होता है, अंडाशय से होता है। और कब होता है, निषेचन पश घटना में। और किसके साथ साथ में होगा, बीज के परिवर्तन के साथ साथ में ही फलों का परिवर्तन होता है। देखो चर्चा करते हैं, ये जो फल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला अपने पास में सत्य फल, कैसा फल, सत्य, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक फल, वास्तविक फल। दूसरा आता है अपने पास में असत्य फल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आभासी, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिथ्या, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, झूठा फल। ये क्या मतलब हुआ, झूठा फल। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सत्य फल क्या होता है। जब किसी फल का परिवर्धन अंडाशय से होता है, किससे होता है, अंडाशय से होता है, उसे क्या कहा जाता है, सत्य फल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, आम, चेरी, खजूर। तीन एग्जाम्पल बहुत है याद रखने के लिए। जब किसी फल का परिवर्तन डेवलपमेंट किससे हो जाता है, अंडाशय से, तो उसे क्या कहा जाता है, सत्य फल कहा जाता है। जैसे आम है, चेरी है, खजूर है। समझ में आया। असत्य का मतलब क्या होता है, इस बार क्या होगा, फल का परिवर्तन अंडाशय से न होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किससे हो जाए, पुष्पासन से हो जाए, किससे हो जाए, पुष्पासन से। ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रॉबेरी। क्या रखना है, स्ट्रॉबेरी, जिसको क्या कहते हैं, रस भरी कहते हैं।
जिसको क्या कहा जाता है, रस भरी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रख लेना है अखरोट, इसके बाद में काजू, इसके बाद में अनानास। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो फल होता है उसका डेवलपमेंट किससे हो जाता है, पुष्पासन से, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है। समझ में आया? बिल्कुल। देखो बढ़ते हैं आगे। फल के कितने प्रकार बता दिए, दो। पहला कौन सा, सत्य, और दूसरा कौन सा, असत्य। ये जो असत्य वाला है इसमें एक एग्जाम्पल मैं लास्ट में शामिल कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है सेब किस प्रकार का फल है, सत्य फल या फिर असत्य फल। तो आपको याद रखना है सेब कैसा फल है, असत्य फल, क्योंकि इसका डेवलपमेंट किससे होता है, पुष्पासन से, और किससे नहीं होता, अंडाशय से नहीं होता। इसलिए सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, काजू, अनानास ये किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, असत्य फल के एग्जाम्पल माने जाते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, आभासी, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिथ्या या झूठा फल कह सकते हैं। समझ में आया? अब देखो इस प्रकार से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फल के बारे में एक और स्टेटमेंट है जिसको अनिश्चित फलन कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अनिश्चित फलन, पार्थेनोकार्पी जिसको कहते हैं, किसको, पार्थेनोकार्पी। अनिश्चित फलन किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, अनिश्चित का मतलब बिना निषेचन के, बिना निषेचन के। अधिकांश परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो उनके नाम से स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है अनिश्चित फलन, तो आपको तुरंत पकड़ना यहां से, अनिश्चित फलन का मतलब हो गया जब फल का डेवलपमेंट बिना निषेचन के हो जाए। बिना निषेचन के फल का विकास होना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। एक बार पुनः देख लो, बिना निषेचन के फल का विकास होना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, अनिषेक फलन कह सकते हैं। इसके काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम बात कर लेते हैं पपीता की, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तरबूज की, बात कर लेते हैं हम नींबू की, संतरा की, अनानास की। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या लिखा है, बिना निषेचन के क्या हो जाता है, फल का विकास हो जाता है। आपको याद ये भी रखना है, ये बीज रहित फल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, बीज रहित फल माने जाते हैं, इनके अंदर बीज नहीं पाया जाता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो गया, सर संतरे के अंदर तो क्या होते हैं, बीज होते हैं, पपीता के अंदर भी क्या होते हैं, बीज होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं, बीज होते हैं, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं, बंदे होते हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, बिना निषेचन के, अर्थात अनिषेक फलन कहा जाता है। और ये सारे के सारे जो फल लिखे हैं ये अनिषेक फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनिषेक फल कहलाते हैं। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट एक और भी है, प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित अनिषेक फलन, प्रेरित का मतलब इंड्यूस पार्थेनोकार्पी क्या होता है, तो यदि इसकी बात करें, ऑक्जिन और जिब्रेलिन नाम सुनेंगे, ये पादप हार्मोन होते हैं। जब ऑक्जिन और जिब्रेलिन जैसे पादप हार्मोनों का छिड़काव करके अनिषेक फलन किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। परिभाषा दोबारा सुन लो, कुछ पादप हार्मोन जैसे ऑक्जिन तथा जिब्रेलिन का छिड़काव करके पौधों में फल निर्माण की क्रिया को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रेरित अनिषेक फलन कहलाता है। जी एग्जाम्पल आपके यही रहेंगे, जिसके अंदर हम पपीता को पढ़ेंगे, संतरा पढ़ेंगे, इसके अंदर हम अनानास को पढ़ेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनमें प्रेरित अनिषेक फलन पाया जाता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में अपना जो टॉपिक पहला था, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का परिवर्धन कैसे होता है, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष के प्रकार कितने होते हैं, 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म यानी 3 इसके प्रकार पाए जाते हैं। फिर अगला टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ सीड यानी बीज का परिवर्धन कैसे होता है। अगला अपना जो टॉपिक था वो था डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यानी फल का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। इस चैप्टर का जो अंतिम पड़ाव है उसके अंदर 2 छोटी-छोटी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखो क्या है, असंग जनन। पहली तो कौन सी होगी, एपोमिक्सिस जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, एपोमिक्सिस। असंग जनन क्या होता है, असंग जनन का मतलब देखो क्या होता है कि बिना युग्मक संलयन के, 2 परिभाषा बनाते हैं,
बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का परिवर्धन होना, भ्रूण का परिवर्धन होना। एक तो ये बनाएंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, बिना निषेचन के बीज बनना, बिना निषेचन के बीज का बनना, बीज का बनना क्या कहलाता है, असंजनन कहलाता है। लो जी समझ में आया। असंजनन क्या होता है, बिना युग्मक संलयन के क्या हो जाए, जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो जाए, या फिर बिना निषेचन की किसका निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए। ध्यान रखना आपको, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, कौन था, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने इसके 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 3। पहला क्या कहता है, अनावर्ती असंजनन, अनावर्ती असंजनन। दूसरा क्या कहता है, पुनरावर्ती असंजनन। और तीसरा क्या कहलाता है, अपस्थानिक। ध्यान देना, अपस्थानिक। थोड़ी सी चर्चा इन तीनों के बारे में कर लेते हैं। अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक का मतलब क्या है। देखो ध्यान देना, मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से, देखो हमने पढ़ा कि मतलब गुरु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितने का, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। उन गुरु बीजाणु में से एक गुरु बीजाणु परिवर्तित होकर ये किस में बदल जाता है, ध्यान देना, परिवर्तित होकर किस में बदल जाता है, भ्रूणकोश में बदले जाता है। और भ्रूणकोश की यदि कोई कोशिका भ्रूण डेवलपमेंट करे, किसको बनाए, भ्रूण को बनाए, तो वो क्या कहलाता है, अनावर्ती असंजनन कहलाता है। और याद रखना आपको ये चर्चा, इसको ये जो संरचना होती है वो क्या होती है, अगुणित होती है। ये संरचना कैसी होती है, अगुणित होती है। पुनरावर्ती के अंदर इसकी गुणिता स्ट्रक्चर हो जाती है, संरचना हो जाती है 12, और अपस्थानिक के अंदर भी क्या हो जाती है, 12। इसके अंदर क्या होगा कि जो गुरु बीजाणु बनाए उसके अलावा अन्य किसी पुष्प के भाग के द्वारा किसका निर्माण हो जाए, ध्यान देना, किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उसको पुनरावर्ती अपस्थानिक भ्रूण कहा जाता है। इसके साथ में एक छोटी सी बात और है, जिसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता, जिसको पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ध्यान देना, पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी कहा जाता है। इसके बारे में देखो, सामान्यतः एक बीज के अंदर एक भ्रूण का निर्माण होता है। सामान्यतः एक बीज में कितना भ्रूण पाया जाता है, एक। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। याद रह जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, यानी ल्यूवेनहोक ने, ध्यान देना, ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले संतरे में बहुभ्रूणता को देखा था। किसमें देखा था, संतरे में बहुभ्रूणता को देखा था। ये एग्जांपल जो है, कॉफी है, मक्का है, संतरा है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। यानी एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, एक भ्रूण में एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। इस प्रकार से अपना जो पहला चैप्टर था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, हमने पढ़ा। आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास किया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में लिखेंगे। टॉपिक को पुनः आगे आने वाली क्लास में रिवाइज करवा दिया जाएगा, पुनः क्लास में समझा दिया जाएगा, लेकिन समझने का प्रयास आपको करना होगा। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़िए, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास ऐसे बढ़ता जाएगा, और हम एक से बढ़कर एक क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सारे के सारे कंटेंट जो है, नए कंटेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको बोर्ड पर देखने को मिल रही है। एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो यहाँ से गायब हुआ। तो आप इसका पूरा लाभ ले, इस चैनल के साथ में जुड़ करके बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आप प्राप्त करें, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। देखो, अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, शून्य क्लास वाले बच्चे, सारे बच्चे इसके साथ में जुड़े, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। धन्यवाद।